मैं वेदांश चौहान स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल टेक्निकल डिफेंस में। आज की इस वीडियो में ये डिस्कस करूंगा कि तालिबान जो अफगानिस्तान के अंदर अपना आतंक मचा रहा है वो किन किन वजह से सक्सेसफुल हुआ और अफगान फोर्सेस जो वेल इक्विप्ड थी यूएस वेपन से, उन्होंने बिना लड़े अफगान फोर्सेस के सामने घुटने क्यों टेक दिए और जो पूरा फॉरेन फंडिंग का फंडा है वो किस प्रकार से है। इंडिया जो अभी यूएनएससी का प्रेसिडेंट है तो उसका रवैया अफगानिस्तान के प्रति कैसा होगा, तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। आप सोचिए, जो अफगान फोर्सेस जिनकी संख्या है 3,50,000, उनकी ट्रेनिंग जो है वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी जिसे हम आईएमए के नाम से जानते हैं उससे दी गई है और उसकी जो मुख्य ट्रेनिंग है वो यूएस फोर्सेस ने दी है और यूएस के जितने भी मॉडर्न वेपन्स हैं वो अफगान फोर्सेस के पास थे। जैसे कि अशरफ गनी जो थे अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट, उनको जब फंडिंग हुई तो वो एक स्कैम करके निकल गए अफगानिस्तान के अंदर से। और वो स्कैम उन्होंने इस प्रकार करा कि जब वो इस अफगानिस्तान छोड़ के यूएई के लिए रवाना हो रहे थे तो जो उनका हेलीकॉप्टर था वो इतना भर चुका था डॉलर से कि वो लिफ्ट ऑफ नहीं कर पा रहा था। तो उस टाइम पे उनको कई बोरे डॉलर्स के वहीं पे फेंकने पड़े थे, जिसकी वजह से उनका हेलीकॉप्टर उड़ पाया और वो यूएई भाग पाए। जब देखिए, जो आर्मी होती है उसका मुख्य एसेट होता है उसकी लीडरशिप, और जब उसकी जो लीडरशिप है वही चली गई तो लीडरशिप जाने के बाद वो फोर्सेस लड़ेंगी किसके लिए। और मानिए अगर अफगान फोर्सेस जीत जाती, वैसे तो 99% चांसेस थे कि उनकी जीत होती अगर वो लड़ते तो, पर लड़ने के बाद भी जब उनकी लीडरशिप वहां पे है ही नहीं तो उनका लड़ने का फायदा क्या होगा। तो इसलिए उन्होंने सीधे सीधे तालिबानी लेवल्स के सामने पर सरेंडर कर दिया। हम किसी भी सोल्जर को ट्रेनिंग दे सकते हैं और जितने भी हमारे पास मॉडर्न वेपन्स है वो दे सकते हैं, पर जो एक फाइटिंग का जिगरा होता है और देशभक्ति की भावना जो होती है वो सोल्जर के अंदर अपने मन से आती है। तो ऐसा कहना बिल्कुल सही नहीं है कि उनके पास वेपन्स की कमी थी या फिर उनके पास कोई एसेट्स की कमी थी। यूएस जो है ये ब्रिटिशर्स की डिवाइड एंड पॉलिसी रूल पे काफी ज्यादा अमल करता है। इसका मेन उद्देश्य है कि दुनिया के अंदर कहीं ना कहीं खलबली जरूर मचती रहे। अगर दुनिया के अंदर कभी भी शांति हो जाएगी तो इसका सीधा मतलब है कि यूएस के अंदर अपनी क्रांति हो जाएगी। जैसे कि आपने नोटिस करा होगा, कभी भी जहां दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट हुए हो, भले ही वो इजराइल और हमास का हो, अफगानिस्तान तालिबान का हो, इंडिया पाकिस्तान का हो और इराक और सीरिया का हो, उसके अंदर हमें यूएस की कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट जरूर देखने को मिली है। तो यूएस का मेन उद्देश्य है कि जो साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट है उसको ऐसा आतंकवाद का एपिसेंटर बना दिया जाए, और जब वहां पे आतंकवाद का एपिसेंटर होगा तो जो भी उसकी डिफेंड में कंट्रीज होंगी वो यूएस को अपना सुपर पावर मानकर उनसे जितने भी मॉडर्न वेपन्स होंगे उनको खरीदेगी। तो यही एक मेन वजह है कि आज की तारीख में यूएस जो है वो नंबर 1 वेपन्स का एक्सपोर्टर है। आप सोचिए, यूएस के जितने भी आर्मी कैंप्स थे उसके अंदर वो अपने वेपन्स छोड़ के चले गए। उनके अकॉर्डिंग में जो उस टाइम की अफगान फोर्सेस थी वो काफी ज्यादा वेल इक्विप्ड थी। जब अफगान फोर्सेस वेल इक्विप्ड है तो वो हथियार किसके लिए छोड़ के जा रहे हैं, आप खुद सोचिए। जब वो अपने हथियार छोड़ के जा रहे हैं तो उसका मतलब यही है कि उनकी तालिबान से डील हो चुकी है कि आप आइए, हम आपके लिए वेपन्स छोड़ के गए हैं, जैसे ही हम यहाँ चले जाएंगे तो आपको वहां पे अटैक करना है और इस जगह वेपन्स हैं। तो इसका कोई फंडा जो है वो पूरा ये है कि ये एक यूएस का रचा रचाया साजिश है। वेदांश, जैसे मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि मोस्टली आप काफ़ी दशकों से देख रहे होंगे कि लगभग काफ़ी टाइम से एशिया, साउथ ईस्ट एशिया ले लें हम, या ईस्टर्न एशिया या वेस्टर्न एशिया का जो पार्ट है उसमें इसराइल भी आता है, उसमें अफगानिस्तान भी आता है, इंडिया भी आता है और पाकिस्तान भी आता है। तो मोस्टली वर्ल्ड वाइड कहीं भी हो, इराक सीरिया हो, तो कॉन्फ्लिक्ट इसी पर्टिकुलर जगह पे ही क्यों रहता है, रादर और कहीं वर्ल्ड के किसी पार्ट में नहीं फैलता? क्यों इनका ऐसा इन्होंने एक एपी सेंटर बना रखा है कि सारी लड़ाइयाँ यहीं पे हो रही हैं, सारे हथियार हम लोगों को ही बेचे जा रहे हैं, हम अपना इन्वेस्टमेंट, अपनी एजुकेशन, अपने लोगों की हेल्थ के लिए काम करने की बजाय सिर्फ एक हथियारों के होड़ में लगे हुए हैं। जैसा कि आप देखिए, जब अफगानिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ था तो उस टाइम पे वो एक विलेज था और विलेज के अंदर सबसे पहला आतंकवादी संगठन जो था वो यूएस ने फॉर्म करा था। और वो फॉर्म उन्होंने इसलिए करा था ताकि वो यूएसएसआर यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक को काउंटर कर सके, और उन्होंने सक्सेसफुली ब्रेक डाउन भी करा। तो उनका जो आतंकवादी संगठन उस टाइम पे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पास था, तो उसने बाद में चल के यूएस को एक 9/11 का झटका तक दे दिया। तो ये एक ऐसी चीज है कि जो हम सांप पालेंगे उसको हमें ऐसा ट्रेन नहीं करना कि वो बाद में हमें ही काटे। जब यूएस के अंदर 9/11 का हमला हुआ तो उस टाइम पे उन्होंने जितने भी ग्लोबल सैंक्शंस इंडिया के ऊपर लगा रखे थे उनको विड्रॉ कर लिया, क्योंकि उनको पता था कि इस
पूरे रीजन में इंडिया ही एक ऐसा देश है जो आतंकवाद को कड़ी चुनौती दे सकता है। तो जब हम बैन हटाएंगे और भारत से अपने जितने भी रिलेशन है उसको अच्छा करेंगे, तभी हम पूरे साउथ ईस्ट एशिया में अपना रूल दोबारा से कर सकते हैं। पर इंडिया को ऑलरेडी पता था कि यूएस कैसी कंट्री है। उसने हमें ऑलरेडी 1971 की वॉर में धोखा दे चुका था, और कारगिल वॉर में जब हमने उनसे अपने जीपीएस की मांग करी थी ताकि हम पाकिस्तानी सोल्जर्स जो कारगिल क्षेत्र में छुपे हुए थे उनको हम ढूंढ सके, तो उस टाइम पे भी यूएस ने हमें काफी ज्यादा सपोर्ट नहीं करा था। तो हमें पता है यूएस एक ऐसा देश है जो मौके के टाइम पे किसी भी देश का साथ छोड़ देता है। तो हमें अपने जितने भी रिलेशन है वो यूएस से इस प्रकार से रखने हैं कि हमारे लिए फ्यूचर में कभी हमारे आका ना बन सके, तो हम अपने लिए अपना खुद ही एक अच्छा बिजनेस स्टैब्लिश कर सके। और आपका जो सवाल था कि साउथ ईस्ट एशिया के अंदर ही आतंकवाद क्यों है, आप देखिए साउथ ईस्ट एशिया का जो रीजन है ये बहुत बाद में जाके इंडिपेंडेंट हुआ था। जब इंडियन इंडिपेंडेंस हुई तो उसी साल इजराइल की भी इंडिपेंडेंस हुई। तो उस टाइम पे वो देश इतने स्टेबल नहीं थे। जब वो स्टेबल नहीं होंगे तो कुछ देश जो उस टाइम न्यूली डेवलप्ड हुए थे, तो कोल्ड वॉर के टाइम पे यूएस ने उन्हें कहा था कि हम आपको एज अ सपोर्ट करेंगे, बस आप हमें जो हमारा कुछ संगठन से आतंकवादी उनको वहां पे अपने शरण दीजिए। तो ये जो सांप है ये आज की तारीख में यूएस को उल्टा ही काट रहा है। तो पाकिस्तान जो है पूरे तौर पर एक आतंकवादी देश बन चुका है। तो पाकिस्तान समेत जितने भी और भी कंट्रीज है जो आतंकवादी देश बन चुके हैं, जैसे आईएसआईएस, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, वो भी आज की तारीख में पूरा आतंकवादी देश बन चुके हैं। तो मोस्टली आईएसआईएस जो है वो एक तरह से खत्म होने की कगार पे आ गया है। तो वो टॉपिक जो है वो तो हम अपनी आगे वाली वीडियोस में कवर जरूर करेंगे। विदाश, एक चीज़ जैसे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि लोग कहते हैं कि शरिया कानून होना चाहिए, ये होना चाहिए, और लोग लड़ रहे हैं उसके लिए, जैसे तालिबान में अभी हो रहा है। तो क्यों टर्की जैसा देश, जो पाकिस्तान सब टर्की को अपना एक गुरु मानते हैं, एक अपना आका मानते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो टर्की की विमेंस इतनी मॉडर्न है, वहाँ पे कपड़ों का जो बुरके का चलन नहीं है, बच्चों की एजुकेशन इतनी अच्छी है, और वो बहुत खुले विचार के लोग हैं। तो वो पाकिस्तान को या तालिबान को उस तरह क्यों प्रमोट कर रहे हैं कि आप शरिया कानून लाओ, अपने में बंद के रहो वो, और काफ़ी ज़्यादा और थोड़े से जो धार्मिक विचार हैं वो अपने में लाओ, और वो चीज़ अपने पे लागू नहीं कर रहे। अब आप एक उदाहरण ले सकते हैं, लाइक दुबई एक इतना डेवलप्ड कंट्री होता जा रहा है, और वहाँ पे कोई भी वर्ल्ड का टूरिज्म इतना वास्ट है, कोई किसी चीज़ से एक कानून नहीं है कि किसी को जिसको बुर्का पहनना है बुर्का पहने, बिकनी पहननी है बिकनी पहने, शॉर्ट्स पहने। तो ऐसा क्यों है? क्यों इन लोगों को साउथ ईस्ट एशिया के दिमाग में ऐसा कौन सा चूरन भरा जा रहा है, कौन सी दवाई दी जा रही है कि ये लोग अपनी मानसिकता वहीं पे सेट करे हुए हैं? मेरे अकॉर्डिंग में आपके क्वेश्चन का आधे से ज्यादा जवाब तो आपने ही दे दिया। तो अगर मैं आपको बताऊं कि जो आपका सवाल था कि ऐसा क्या है कि साउथ ईस्ट एशियन रीजन के अंदर ही शरिया कानून की इतनी मांग है, आप देखिए जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोग हैं वो मदरसा छाप है, उन्होंने अभी तक कोई एक्चुअल डेमोक्रेसी देखी ही नहीं है कैसे होती है। तो जब डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल ऑफ द पीपल, और रूल ऑफ द पीपल तभी होगा जब हर किसी नागरिक के पास अपना राइट होगा कि मैं कुछ भी करूं उस देश के अंदर। जैसा भी आपने बताया कि टर्की जो है वो शरिया कानून को दूसरे देशों में ट्रांसफर कर रही है, पर अपना जो देश है उसमें वो एक मॉडर्न है। तो बेसिकली उनका उद्देश्य यही है कि जितने भी और इस्लामिक कंट्रीज हैं, जैसे कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ द पाकिस्तान हो गया, उनका नाम ही है बस इस्लामिक रिपब्लिक, वो है कुछ भी नहीं है अगर उनको इस्लाम के नाम से देखा जाए तो उनका उद्देश्य यही है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे जितने भी रीजन्स हैं उनको एक शरिया कानून के मद्देनजर रखे, ताकि वो अपनी जो डेवलपमेंट है वो उस तरह से ना देख सके। जैसा कि आपको पता है एक हेल्दी सोसाइटी तभी बनती है जब मैन और विमेन दोनों को ही इक्वल राइट दिए जाते हैं, और शरिया कानून के अंदर मैन और विमेन को, मैन को ही केवल राइट दिया जाता है और विमेन को पूरा ऐसा तिरस्कार कर दिया जाता है। तो इस तौर पे एक हेल्दी सोसाइटी नहीं बन सकती। नहीं, आप बात कर रहे थे, आप शुरू कीजिए अपना जो टॉपिक था। सॉरी मैंने आपको बीच में टोका। नो, एक्चुअली जो पीपल का पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी आपकी बात से उनको पता चलेगा। तो अब मैं जैसे था आगे कि यूएस जो है वो डिवाइड एंड रूल की स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है। तो उसी टाइम पे आप सोचिए जब यूएस ने अपने हथियार वहां पे छोड़ के चला गया था, तो उनका कहना था हम ये हथियार जो है अफगान फोर्सेस के लिए छोड़ के गए हैं। तो अफगान फोर्सेस आपके अकॉर्डिंग में तो उस टाइम वेल इक्विप्ड थी, तो छोड़ के किसके लिए गए हैं? तो मुझे जो लगता है वो तो यही है कि वो सीए तालिबान के लिए छोड़ के गए हैं, क्योंकि उनको पता था कि चाइना अशरफ गनी को फंडिंग करके कहेगा कि आप अफगानिस्तान छोड़ दीजिए और तालिबान का जो कंट्रोल है वो धीरे धीरे आने दीजिए। अब आप देखिए जो पाकिस्तान है वो एक डंप केस है, उसका मेन उद्देश्य है कि किसी भी तरह से कश्मीर को भारत से छीन लिया जाए।
तो उसने सोचा कि जिस तरह से हमने चाइना से भी भीख मांगी थी कि हमें कश्मीर लेने में हेल्प कर दो, तुर्की से हम ऑलरेडी मांग चुके हैं, और जितने भी देश पूरे साउथ एशियन रीजन में जैसे कि श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, हम ऑलरेडी उनसे काफी ज्यादा बार मांग चुके हैं। तो एक बार हम अपने तालिबान के भाईजान से भी बात कर लेते हैं कि हो सकता है वो हमें कश्मीर देने के लिए सपोर्ट कर दे। तो पाकिस्तान का जो मेन फंडा वो ये है कि वो तालिबान को एज अ डेमोक्रेसी स्टेबल करने दे। अब आप खुद सोचिए, जो देश अपने देश के अंदर ही डेमोक्रेसी स्टेबलाइज नहीं कर पा रहा है, वो दूसरे देश को बढ़ावा देगा कि हम आपके पास डेमोक्रेसी स्टेबल करेंगे, बस आप हमें कश्मीर दे दीजिए। और मुझे लगता है जब तक इंडियन आर्म फोर्सेस का एक भी ट्रूप कश्मीर के अंदर खड़ा है तो कश्मीर को लेना वहां से इम्पॉसिबल है। जैसा कि हमारे परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा ने कहा था कि हम दुश्मन से आखिरी गोली और आखिरी आदमी तक लड़ेंगे, तो हम उसी पे आज भी अमल करते हैं और हम उस पे लड़ रहे हैं। जो हमारा एक और कंपेटिटर है यानी कि चाइना, वो बेसिकली मिलिट्री वॉर नहीं खेलता है, उसके पास काफी सारा पैसा है, तो वो एक फाइनेंशियल वॉर प्ले करता है। तो उसने जिस तरह से फाइनेंशियल वॉर के जरिए अशरफ गनी को बोला कि आप हमसे पैसा ले लो और बस अफगानिस्तान छोड़ के चले जाओ, और अपनी आर्मी को ज्यादातर यही मोटिवेट करो कि वो अफगानिस्तान के अंदर ना रहे और सीधे सीधे तालिबान के सामने सरेंडर कर दे। तो वही चाइना की फाइनेंशियल वॉर प्ले हुई। जैसा कि आप देखिए, जब पाकिस्तान ने चाइना से हेल्प मांगी थी कि हमारे पास जितना भी उनका जो डेवलपमेंट है उसको अंजाम दिया जाए, तो आज की तारीख में चाइना जो है वो 20 बिलियन यूएस डॉलर्स इन्वेस्ट कर चुका है पाकिस्तान के अंदर, और वो फ्यूचर में और भी जितने भी उनकी इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तान के अंदर करेगा, जिससे सिंपली पाकिस्तान जो है डेब्ट ट्रैप के अंदर आ जाएगा। और डेब्ट ट्रैप के अंदर आने के बाद उसका हाल जो है वो श्रीलंका के जो पोर्ट है उसकी तरह होगा, और फाइनली साल बाय साल करते करते पाकिस्तान धीरे धीरे चाइना के पास आ जाएगा। तो एक तरह से हमारे लिए ही चुनौती है चाइना की। जिस तरह से यूएस ने आतंकवाद को फाउंड करा था यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए, तो इस टाइम पे जो रशिया है वो सपोर्ट कर रहा है तालिबान को, क्योंकि उसको पता है कि हम अगर तालिबान को सपोर्ट करेंगे तो ये हमें यूएस से लड़ने के लिए और हेल्प करेंगे। तो सीधे रशिया का जो मेन उद्देश्य है तालिबान को सपोर्ट करने का वो यही है। बात करते हैं यूएनएससी के प्रेसिडेंट जो है वो है हमारे पीएम मोदी। तो उनका रवैया अफगानिस्तान के प्रति किस प्रकार से होगा? उनका रवैया बेसिकली हो सकता है कि पहले वो यूएन से मांग करें कि एक पीस कीपिंग फोर्स को अफगानिस्तान में लाया जाए, पर पीस कीपिंग फोर्स जो है वो एक अभी बहुत ही बेकार लॉजिक हो सकता है, क्योंकि तालिबान जो है उसने अफगानी फोर्सेस के सारे मॉडर्न वेपन्स को ले लिए हैं और जितने भी यूएस के वेपन्स हैं वो अभी यूज कर रहे हैं। तो यूएन की जो पीस कीपिंग फोर्स आएगी उनके थोड़े से चांसेस है कि वो हार जाए। तो इस टाइम पे हमें करना ये है कि हमारी जितनी भी फोर्सेस हैं हम उनको अफगानिस्तान बॉर्डर के पास तैनात करें, ताकि फ्यूचर में कभी भी जो उनकी टेररिस्ट एक्टिविटी हो सकती है हम उसको काउंटर कर सकें। और हो सकता है जैसा कि अभी कुछ ही दिन पहले पीएम मोदी ने कहा था कि जो बंदूकों से किया हुआ राज होता है वो ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता। ये सीधा सीधा हमें अपने पीएम मोदी का संकेत दिख रहा है कि वो अफगानिस्तान के अंदर से तालिबान को काउंटर करने के लिए तैयार है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज को लाइक जरूर करके जाइएगा, और हमारे चैनल पर काफी सारे डिफेंस रिलेटेड वीडियोस हैं जिनके लिंक आपको आई बटन में और हमारे एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।